डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में जापान और भारत के विद्यार्थियों से भेंट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शरीक। कहा, दोनों देशों की भावना में समानता है, सबको साथ लेकर चलना है। छात्रों को उत्तर प्रदेश की साझा विरासत को समझने का मिलेगा अवसर। वंदे मातरम गायन विवाद पर मायावती का पोस्ट। मायावती ने कहा, वंदे मातरम पर स्वार्थ और सुविधा की हो रही है राजनीति। वंदे मातरम से भी जरूरी कई मुद्दे देश में जेनजी और जैन अल्फा की मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। मथुरा में निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरी, 3 की मौत। नाइट शिफ्ट के दौरान हादसा, 5 मजदूर कर रहे थे काम। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जताया दुख। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की है। इस दौरान जापानी छात्रों ने गीत गाया और मुख्यमंत्री योगी के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जापान से आए युवा मित्रों और लखनऊ के विद्यार्थियों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि यह सिर्फ छात्रों की मुलाकात नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, परंपराओं और देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष अगले साल पूरे होंगे। उन्होंने जापान को अपनी परंपराओं और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने वाला देश बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के छात्र अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। जापानी युवाओं को भारत की विविधता में एकता, वासुदैव कुटुंबकम और भारतीय दर्शन को समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जापान के युवाओं को भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ की कार्य संस्कृति और जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि जापान की फिलॉसफी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाती है कि साथ साथ बढ़ें, और भारत की फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम की है। हमारी फिलॉसफी उदार चरित्र की है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दोनों देशों की भावना में समानता है कि सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही लाइन है कि सबका साथ, सबका विश्वास। जापान की फिलॉसफी वाह यानी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। भाजपा ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो अपने पूर्व पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी देंगी। चुनावी मोड में चल रही भाजपा अपने किसी भी अनुभवी और मेहनती चेहरे को खाली घर बैठने नहीं देगी। संगठन के समायोजन के बाद पार्टी की नजर उन चेहरों पर है जिन्हें कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन वो पार्टी के प्रति वफादार और अनुभवी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने साफ किया कि जिन लोगों को प्रदेश इकाई, मोर्चा और क्षेत्रीय टीमों में समायोजित नहीं किया जा सका, उन्हें प्रकोष्ठ, प्रकल्प और चुनाव समितियों समेत कई अन्य इकाइयों में भूमिकाएं दी जाएंगी। इस भूमिका को सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पूर्व पदाधिकारियों को नई टीम में जगह न मिलने से जो मायूसी उनके अंदर आई है, उसको दूर किया जाए, ताकि वो अपने लंबे अनुभव को पार्टी हित के लिए प्रयोग कर सके। इस रणनीति के अंतर्गत भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रदेश पदाधिकारी के तौर पर काम कर चुके अनुभवी चेहरों को चुनावी प्रबंधन में समायोजित करेगी। उन्हें विभिन्न प्रकोष्ठ, प्रकल्प और चुनाव समितियों में भूमिकाएं दी जाएंगी, ताकि उनके लंबे अनुभव का लाभ पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सके। प्रदेश इकाई से उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री के रूप में कार्य कर चुके 20 से अधिक चेहरों को चुनावी प्रबंधन में शामिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी सबसे पहले ऐसे चेहरों को अवसर देगी जो किसी न किसी क्षेत्र के प्रभारी रह चुके हैं।
उनके जातीय समीकरण और क्षेत्र में पकड़ देखते हुए नई चुनावी योजनाएं बनाई जाएंगी। अनुभवी चेहरों को निगम, आयोग, बोर्ड और प्राधिकरणों में खाली पदों पर अवसर देकर उनके चेहरे पर चमक लाने का प्रयास होगा। पूर्व प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, निगमों के पुराने चेहरों के साथ ही पार्टी, सरकार और संगठन से जुड़े अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी मदद लेगी, ताकि चुनावी प्रबंधन को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सके बल्कि गांव-गांव तक पहुंच भी बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा को घेरने के लिए भाजपा ने कुछ अलग तरीके की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा में भले ही कांग्रेस और सपा के बीच अभी गठबंधन की तस्वीर साफ ना हो, लेकिन भाजपा ने अपने सहयोगियों को अखिलेश यादव को घेरने का बड़ा टास्क दिया है। अब भाजपा यूपी में सपा से ना लड़कर अपने सहयोगियों को आगे कर रही है, ताकि सपा यूपी में भाजपा से सीधे टक्कर की जगह सहयोगियों में ही उलझे रहे। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों और वोट के अनुसार अब लगातार भाजपा के सहयोगी दल, चाहे वे अपना दल एस हो, सुबह सपा हो, निषाद पार्टी या आरएलडी, हर कोई अपने अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। रालोद को पश्चिमी यूपी में सपा को घेरने की रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है, खासकर जहां जहां पर सपा और रालोद ने 2022 में साथ में मिलकर लड़ा था, वहां पर सपा को घेरने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। दंगे और किसानों के मुद्दे पर सपा को घेरने का काम करेगी रालोद। निषाद पार्टी और सुबह सपा को अखिलेश यादव के पीटीए फॉर्मूले पर घेरने के लिए लगाया गया है। खासकर पूर्वांचल के कई जिलों आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, कुशीनगर के मुद्दों पर भी यह सहयोगी दल सपा पर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। अपना दल एस को ओबीसी फैक्टर पर अखिलेश से मोर्चा लेने के लिए भाजपा ने योजना बनाई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा जैसे जिलों के मुद्दे पर सपा पर अपना दल एस सीधे जुबानी अटैक कर रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जिस प्रकार पीडीए की पुपाड़ी बजा रहे हैं, उससे तो ये प्रतीत होता है जैसे कोई फटा हुआ बांस बज रहा है, क्योंकि फटे हुए बांस की ध्वनि बार बार बदलती रहती है। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी की पीडीए की परिभाषा बार बार बदलती रहती है। जहां तक 2027 के विधानसभा चुनावों की बात आ रही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना बहुत दूर की कौड़ी साबित होगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ना होगा, अपना दल से लड़ना होगा, निषाद पार्टी से लड़ना होगा, आरएलडी से लड़ना होगा। समाजवादी पार्टी के लिए एनडीए के जितने भी सहयोगी दल यही काफी है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से निरंतर विकास की राजनीति को महत्व देता है। आज भी माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम जाति धर्म से परे होके युवाओं को हुनरवान बना रहे हैं। वंदे मातरम के गायन पर हो रहे विवाद के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है। मायावती ने कहा कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के 2 पैरा गाने हैं या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है यह ठीक नहीं है। और इस मामले में बीएसपी का यही कहना है कि वंदे मातरम गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यह सब करती रही है, यानी एक दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती हैं। मायावती ने कहा कि इस समय देश और जनहित के मुद्दों पर, खासकर बेरोजगारी, युवाओं और छात्र छात्राओं, जेनजी और जेनजी अल्फा की मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान माल की हानि जैसे अनेकों और भी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तथा साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियों को भी सही से समुचित ध्यान देनी चाहिए। यही वर्तमान में देश और जनहित में इस समय की सबसे जरूरी मांग भी है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। चंपत राय ने 9 पन्नों में 33 बिंदुओं के तहत बयान जारी किया है। उनके दावे के मुताबिक मंदिर निर्माण में वही हुआ जो मिश्रा ने चाहा।
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से लेकर आज तक के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए राय ने दावा किया कि निर्माण के लिए कौन सी कंपनी काम करेगी और वास्तुकार कौन होगा तक के फैसले नृपेंद्र मिश्रा ने किए। चंपत राय के दावे के मुताबिक कई मामलों में ऐसा भी हुआ है कि नृपेंद्र मिश्रा के अलावा किसी और के फैसले या मशवरे को महत्व ही नहीं दिया गया। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा की प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि मिश्रा के कहने पर ही L&T को निर्माण के लिए चुना गया। निर्माण के सभी निर्णयों में नृपेंद्र मिश्रा ही प्रमुख रहे। पूर्व महासचिव ने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा के साथ अनूप मित्तल बैठक में आते थे। पूर्व महासचिव की ओर से ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब एक ओर चढ़ावा चोरी मामले की SIT जांच चल रही है और दूसरी ओर नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का समय मार्च 2027 बताया है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी के मामले में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि उन्हें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह अव्यवस्था का मामला होने के साथ साथ टाका है। नृपेंद्र मिश्रा ने बिना किसी का नाम लिए ये भी कहा था कि अपने मन मुताबिक नियुक्तियां की गई। मिश्रा ने पहली बार कहा था कि राम मंदिर का संचालन और उसकी व्यवस्था CO सरीखे सिस्टम के दायरे में आना चाहिए। चंपत राय का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों चढ़ावा चोरी को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि SIT की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है और इस क्लीन चिट के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े फैसलों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अब सवाल इस बात का है कि चंपत राय क्या कहना चाह रहे हैं। क्या अब वो गड़बड़ियों के लिए नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? उधर चंपत राय की चिट्ठी सामने आने के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक समीक्षा हुई है। मंदिर के अंदर का निर्माण 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भुगतान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी भुगतानों की समीक्षा हो रही है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी बयान को भारत के सॉलिसिटर जनरल को भेजते हुए इस SIT को अग्रेषित किए जाने का अनुरोध किया है। 17 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित से जुड़े व्यक्तियों को SIT द्वारा गहन जांच किए जाने योग्य पहलुओं के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अमिताभ ठाकुर ने विशेष रूप से SIT का ध्यान चंपत राय के उन बयानों की ओर आकर्षित किया है जिनमें मंदिर निर्माण के ठेकों, निर्माण समिति, भूमि लेन देन, बैंकिंग व्यवस्था, ऑडिट तथा वैधानिक भुगतानों के संबंध में विस्तृत दावे किए गए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से L&T और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के चयन, निर्माण समिति की निर्णय प्रक्रिया, बयान में उल्लेखित सरकारी भूमि लेन देन, बैंक लेन और एवं ऑडिट रिकॉर्ड तथा वैधानिक भुगतानों के मिलान की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये दावे ऐसे व्यक्ति की ओर से आए हैं जो प्रारंभिक चरणों से ही ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं और इसलिए इनका स्वतंत्र सत्यापन किया जाना उचित है। बलरामपुर से जहां के फुलवरिया बाईपास चौराहे पर लगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम की मूर्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मूर्ति बदलवाने की मांग को लेकर पूर्व सांसद, प्रत्याशी एवं समाज सेवी युगल किशोर शुक्ल एडवोकेट ने SDM वित्त एवं राजस्व को ज्ञापन सौंपा। युगल किशोर शुक्ल एडवोकेट का कहना है कि मूर्ति में एक लड़की को किताब पर बैठा और दूसरे को किताब पर खड़ा दिखाया गया है जो उचित नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्तमान मूर्ति को हटाकर हाथ में किताब के लिए छात्रा की प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, वीरांगना लक्ष्मीबाई या किसी महापुरुष, शहीद अथवा जननायक की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गयास अहमद खान ने फुलवरिया बाईपास चौराहे पर महाराजा भगवती प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि भगवतीगंज नगर का नाम महाराजा भगवती प्रसाद सिंह के नाम पर रखा गया था। जो मूर्ति लगाई गई है, अनावरण किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2 लड़कियों को 4 पुस्तकों पर खड़े होने दिखाया गया। वो पुस्तकें धार्मिक ग्रंथ भी हो सकती हैं, वो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब भी हो सकता है और हमारी किताबें भी हो सकती हैं। विद्या तो विद्या है। तो इस तरह से जो मॉडर्न सोच को लेकर के एक विदेशों के यहाँ जो होता है, विदेश में होता है, उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है जो हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर के बहुत खिलाफ है। आज हम सब ने अपर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है
फुलवरिया बाईपास चौराहे पर जो गोंडा रोड पर स्थित है, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर मूर्ति लगाई गई। वह मूर्ति 4-5 किताबों पर एक लड़की बैठी हुई है और एक तिरछी किताब पर एक लड़की हवा में लहराती हुई खड़ी हुई है, जो अमर्यादित है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां जनपद मुख्यालय के बेसिक शिक्षा कार्यालय में पेंशन निर्धारण और एरियर भुगतान के नाम पर शिक्षकों से कथित वसूली का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में तैनात लेखाकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीएसए से शिकायत की है। संघ का आरोप है कि शिक्षिका जीनत बानो से 1,000 रुपए की मांग की गई और उनकी पेंशन में कटौती भी की गई। वहीं शिक्षिका हेमलता सोनी से एरियर भुगतान के बदले 15,000 रुपए की वसूली की गई। शिक्षक संघ के अनुसार पेंशन निर्धारण के लिए कुछ शिक्षकों से 25,000 रुपए तक की कथित वसूली की गई। संगठन ने मामले की जांच कर अवैध रूप से ली गई रकम वापस कराने और पेंशन में की गई कटौती को संशोधित करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जी, मैं पुष्पेंद्र पाठी, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ हमीरपुर। हम लोग आज एक 2-3 समस्याओं को लेकर माननीय बीएसए साहब से मिलने आए थे। क्योंकि हम लोग सुदूर ब्लॉक राठ से हैं और हमीरपुर हमारे ब्लॉक से करीब 85 किलोमीटर पड़ता है, तो बार बार शिक्षकों को यहाँ पर आने में बड़ी समस्याएं हैं, परेशानी है। और विद्यालय हमारा 2 बजे का है, 2 बजे के बाद जब तक हम लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर 4 बजे सारे कार्यालय बंद होने का समय हो जाता है। बाबू या अधिकारी समय से मिल नहीं पाते, इसलिए वहाँ के सुदूर जो ब्लॉक हैं वहाँ के शिक्षकों को यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने एक नेक्सस बना रखा है और जानबूझ के वहाँ के शिक्षकों को, खासतौर पर महिलाओं को एकदम परेशान किया जाता है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां जिला प्रशासन ने 1509 करोड़ एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक हासिल करने में सफलता हासिल की है। पडरौना राज दरबार की सेलिंग भूमि का विवाद 1959 से चल रहा था, लेकिन तमाम कानूनी अड़चनों के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। लेकिन कानूनी संघर्ष को आखिरकार निस्तारण हो गया। नियत प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी न्याय कुशीनगर ने 14 अगस्त 2026 के आदेश के तहत 1503.57 एकड़ अतिरिक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी गई है। इस जमीन का प्रयोग अब सरकार तमाम विकास योजनाओं के साथ गरीबों को आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने में किया जाएगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी और निरंतर सुनवाई के बाद इतनी कार्रवाई पूरी हुई। पडरौना दरबार की सह उत्तराधिकारी रानी रेवती और उनके विधिक उत्तर अधिकारियों के उपयोग के 18.04 एकड़ सिंचित भूमि छोड़ते हुए विशेष भूमि को सीलिंग मद में राज्य सरकार के अधीन किया गया। इस आदेश के हड़कंप मच गया। रानी रेवती के पैरोकार ने इस फैसले पर सवाल उठाया। रानी के पैरोकार मोतीलाल गुप्ता ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा। पीलीभीत में बाढ़ सुरक्षा एवं बचाव की तैयारियों को देखते हुए ग्राम हजारा में मंडलायुक्त बरेली शंभू कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों से जनसंवाद कर क्षेत्र में बाढ़ एवं कटान की स्थिति, पूर्व में हुए नुकसान तथा बचाव एवं राहत कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। चौपाल में उप जिलाधिकारी पूरनपुर द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ चौकियां एवं कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। राहत किट की व्यवस्था हेतु टेंडर प्रक्रिया की जा रही है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों ने संवाद के दौरान कटान की समस्या के स्थायी एवं तत्कालिक समाधान, तटबंधों के सुदृढ़ीकरण एवं कटान निरोधक कार्य, सड़क एवं संचार व्यवस्थाओं को बेहतर करने, मोबाइल टावर की व्यवस्था तथा नई ग्राम सभा के पुनर्गठन सहित विभिन्न मांगे आयुक्त के समक्ष रखी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका वरिष्ठ अधिकारी मुआयना करें। तो आज मैं मंडलायुक्त बरेली, जिलाधिकारी पीलीभीत और एसएसपी पीलीभीत के साथ यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ पे पंजारा और जो बमनपुर भगीरथ ग्राम पंचायत है, ये बाढ़ से हर साल प्रभावित होता है। तो हम लोग यहाँ पे निरीक्षण किए हैं। यहाँ पे प्रशासन की जो बाढ़ से निपटने के लिए जो तैयारी है उसको देखा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी, यहाँ पे पशु के शरणालय और स्वास्थ्य संबंधी तैयारी
और जो राहत किट और राहत वितरण की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। वृंदावन में निर्माणाधीन ओमैक्स कोर्टयार्ड मॉल में बड़ा हादसा हो गया। अचानक सेंटरिंग गिरने से निर्माण कार्य में लगे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में नेपाल निवासी शिवराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य मजदूरों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी भी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और साथी मजदूरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। और बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मॉल में अचानक सेट रिंग गिरने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा था और मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम भी मौजूद नहीं थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस द्वारा हादसे कारणों और निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन की जांच जारी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।